मैं अमरदीप सिंह लेकर आया हूं कहानी ऊर्जा की। ऊर्जा जिसे गुलाम बनाया गया, लेकिन एक ऐसे शख्स जिन्होंने इन गुलामी की जंजीरों को तोड़ा है। तो आइए मेरे साथ उनकी कहानी को जानते हैं। हमारा ग्रह पृथ्वी हरा भरा, जीवन से भरपूर, हवा, पानी, जमीन, आग, आकाश मिलकर इसे और भी खूबसूरत बना देते हैं। प्रकृति हमारे आसपास कई रूपों में है। पेड़, जंगल, जमीन, नदी, बारिश, तालाब, मौसम, वातावरण, पहाड़, पठार, रेगिस्तान। कुदरत अपने हर स्वरूप में खूबसूरत है और शक्तिशाली है, जो ना कि केवल हमारा भरण पोषण करती है, बल्कि हमारे साथ साथ हजारों लाखों अन्य जीव जंतुओं और प्रजातियों का भी घर है और सभी को मां की तरह भरपूर प्यार देती है। हमने आज अपने स्वार्थ के कारण प्रकृति के सारे संतुलन को जैसे बिगाड़ दिया है। हमारी जरूरतें और जरूरत से ज्यादा प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग आज हमें इस कगार पर ले आया है कि आज ऊर्जा के लिए जैसे हर किसी में होड़ मच गई है। खनिजों का हद से ज्यादा खनन ग्लोबल वार्मिंग जैसे विश्वव्यापी समस्याओं का कारण बनता जा रहा है। हम हर रोज सैकड़ों प्रजातियों को खो रहे हैं। हमारे शहर कूड़े का ढेर बनते जा रहे हैं। हवा जहरीली हो गई है और जैसे मीठे पानी का तो अकाल पड़ गया है। यह सब कुछ केवल एक ही जरूरत के चलते हुआ है, ऊर्जा। जी हां, ऊर्जा, जिसे पैदा करने के लिए लाखों करोड़ों टन कोयला जलाया जाता है। न्यूक्लियर जैसी खतरनाक तकनीक का सहारा लिया जाता है। रिन्यूएबल एनर्जी के नाम पर सोलार, विंड इत्यादि को बढ़ावा दिया जा रहा है, जबकि यह सारी टेक्नोलॉजीज हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। सवाल यह है कि क्या वाकई हमारे पास विकल्प है? तो आगे बढ़ने से पहले आइए थोड़ा इतिहास को देखा जाए। मानव ने जिस विज्ञान के सहारे ऊर्जा पर काबू करने की कोशिश की, आइए थोड़ा उसको पहले जानते हैं। वो विज्ञान है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। एक ऐसा विज्ञान जिसको ऊर्जा संबंधित कैलकुलेशंस को लेकर बनाया गया, जिसके 4 लॉज हैं। पहला लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स रुडोल्फ क्लॉसिस ने दिया सन 1850 में, जो कहता है यू कैन नॉट क्रिएट एनर्जी एंड यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय एनर्जी। सरल शब्दों में समझें तो इसका मतलब आप ना ही तो ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं, ना ही ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं। इनके अनुसार ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है।
ऐसे ही सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी रुडोल्फ ने दिया और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स 0 केल्विन साहब देते हैं। फोर्थ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स रैल्फ फॉलर देते हैं और यहाँ पर 1930 में चारों लॉज थर्मोडायनेमिक्स की कंप्लीट हो जाती है। दोस्तों, ये सफ़र 1850 से शुरू होता है, 1930 में इसका अंत होता है, लेकिन (1850) से पहले भी बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं जिन घटनाओं के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो 1752 वो साल है जब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक पतंग को वर्षा ऋतु के दौरान उड़ाकर स्टैटिक करंट को महसूस किया। वहीं से जो क्वेस्ट है करंट का यानी इलेक्ट्रिसिटी का स्टार्ट होता है। उसके बाद स्टीम इंजन आता है। स्टीम इंजन के बाद फ्लाईव्हील टेक्नोलॉजी पर जेम्स वॉट एंड जेम्स पिकार्डो काम करते हैं, जिनका काम वाकई लैंडमार्क था और जिसने पूरे के पूरे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को खड़ा कर दिया। उसके बाद बेयरिंग टेक्नोलॉजी आती है। बेयरिंग टेक्नोलॉजी के बाद थर्मोडायनेमिक्स आता है, जिसकी संरचना साडी कार्नोट करते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर और गियर बॉक्स पर काम होता है। लेकिन यहाँ पर समझने की एक बात है, थर्मोडायनेमिक्स के आने से पहले फ्लाईव्हील की एनर्जी को महसूस किया जा चुका था। उस समय के हिसाब से सबसे मुफीद टेक्नोलॉजी फ्लाईव्हील की पावर को यूज करना थी। इसी के साथ आप देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स आता है। थर्मोडायनेमिक्स ऐसे समय आता है जब फ्लाईव्हील अपनी चरम रफ्तार पर था। इसके बाद कुछ लोगों ने मिलकर एक कॉन्स्पिरेसी की और उस कॉन्स्पिरेसी के तहत उन्होंने रिसोर्सेज पर कब्जा करना चाहा और दुनिया को थर्मोडायनेमिक्स के भरोसे छोड़ दिया, जिस कारण ईंधन जलाना मानव जाति की मजबूरी बन गई और संसार को अपना गुलाम बना लिया। आज कोयले की खपत कम होने की बजाय तेजी से बढ़ती जा रही है। कोयला जलाना केवल धन जलाने के बराबर है। कोयला जलकर अपनी सारी ऊर्जा को छोड़ते हुए पूरा खत्म हो जाता है, जिसे दोबारा इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता। ऊर्जा के रूप में हमें भाप हासिल होती है और बची हुई राख कई प्रकार के प्रदूषण की वजह बनती है। परंतु धातु अपनी ऊर्जा को बनाए रखते हुए अपने आकार में बनी रहती है, जैसे फ्लाईव्हील। फ्लाईव्हील का आकार देकर धातु से बार बार ऊर्जा हासिल की जा सकती है, जो उसके भार, गति और व्यास पर निर्भर करती है। फ्लाईव्हील टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बिना कोई प्रदूषण किए लगातार ऊर्जा हासिल की जा सकती है। थर्मोडायनेमिक्स आने के फलस्वरूप हमें पेट्रोलियम इंडस्ट्री, कोल इंडस्ट्री और ऐसी ही अदर माइनिंग बेस्ड इंडस्ट्री देखने को मिली, जिन्होंने पावर सेक्टर को अपने हाथों में ले लिया, जिससे आम जनमानस के लिए ऊर्जा इतनी महंगी हो गई कि ऊर्जा और उसके इस्तेमाल की सीमाओं की वजह से हमारा समाज लिमिटेड प्रोडक्शन, लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग और छोटी इकोनॉमीज के तौर पर डेवलप हुआ।
जिसका असर ना कि हमारी इकोनॉमी पर हुआ बल्कि हमारी सोसाइटी का सारा ढांचा बिगड़ गया। इसके साथ इसका असर हमारे एनवायरनमेंट पर बहुत बुरा हुआ, जिससे आज हम सब इस सोच में पड़ गए हैं कि हमारी आने वाली जनरेशन्स का क्या होगा। दोस्तों, इसी समस्या को दूर करते हुए और थर्मोडायनेमिक्स से पहले इजाद की गई उन टेक्नोलॉजीज पर फोकस करते हुए भारत के एक कपल डॉक्टर बाला चागंटी एंड डॉक्टर श्रीनिवास भास्कर चागंटी ने फ्लाईव्हील टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए उसकी पावर को हार्नेस करते हुए ना कि बिजली पैदा की बल्कि थर्मोडायनेमिक्स नामक मिथक को तोड़ भी दिया। आज डॉक्टर भास्कर और डॉक्टर बाला चागंटी एक लौते ऐसे कपल हैं जिन्होंने पूरे विश्व में 800 करोड़ की आबादी में इस टेक्नोलॉजी का ना कि इन्वेंशन किया है बल्कि 2021 में इसका पेटेंट भी दर्ज कराया है। यह पेटेंट ना कि थर्मोडायनेमिक्स के कंसेप्ट को रूल आउट करता है बल्कि ये भी बताता है कि थर्मोडायनेमिक्स एक साजिश के तहत रची गई कल्पना है जो फ्री एनर्जी के कंसेप्ट को ध्वस्त करने के लिए बनाई गई थी, जिसकी वजह से आज मानव जीवन अपने अस्तित्व की आखिरी सांसें ले रहा है। लेकिन उम्मीद ना हारते हुए आज डॉक्टर भास्कर और डॉक्टर बाला चागंटी ने बिजली को जैसे आज़ाद कर दिया है। भारत की आज ऊर्जा डिमांड लगभग 4 लाख मेगावाट प्रति घंटा है, जो आने वाले समय में कई गुना बढ़ने वाली है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, 1 करोड़ स्टैंड अलोन एनर्जी सिस्टम, करोड़ों व्हीकल्स के लिए चार्जिंग स्टेशंस और भारत का नेट जीरो एमिशन मिशन जो 2070 के लिए रखा गया है, बिना किसी विकल्प के जैसे दिशाहीन है। परंतु 30 साल की कठोर तपस्या के दौरान डॉक्टर भास्कर का ये संवाद लगभग हर सरकार से जारी रहा और फलस्वरूप डॉक्टर भास्कर यह समझाने में कामयाब रहे और इस संवाद की पहली मोहर सन 2018 में नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी में फ्लाईव्हील को एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में शामिल कर लगाई जाती है। भावी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए पार्लियामेंट कुछ और ज़रूरी बिलों को भी मंजूरी देती है, जिसमें सन 2022 में एनर्जी कंजर्वेशन बिल लोकसभा में पास होता है। साथ ही नेट जीरो एमिशन बिल राज्यसभा में पेश किया जाता है। भारत के अगले नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान ड्राफ्ट में फ्लाईव्हील पावर जनरेशन टेक्नोलॉजी को अहम भूमिका दी जाती है। इसी के साथ इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल को हमारी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। डॉक्टर बाला इस टेक्नोलॉजी को बताते हुए कहती हैं, इस टेक्नोलॉजी के साथ साथ ना कि हम पूरे विश्व की एनर्जी को लेकर जो समस्याएं हैं उनको हल करेंगे, बल्कि पृथ्वी को दोबारा पुनर्जीवित भी कर सकेंगे। धरती माँ को इंसान द्वारा खड़ी की गई समस्याओं से मुक्त करेंगे और वन्य जीवन को दोबारा पनपने का मौका भी देंगे। तो आइए मिलकर डॉक्टर बाला चागंटी और डॉक्टर श्रीनिवास भास्कर चागंटी के इस सफ़र में योगदान दें और आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित, संपूर्ण और हरे भरे ग्रह का निर्माण करें। जय हिंद।